नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में सबका स्वागत। आप आज चूँकि लगातार ये चर्चा में रहा कि बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक के बाद महागठबंधन के दलों ने साझा रूप से मीडिया को संबोधित किया, मीडिया से बातचीत किया, सवाल-जवाब लिया। एक सबसे बड़ी जो अहम चीज़ रही वो यही कि हर सवाल का जवाब देने की कोशिश हुई और सभी दलों के जो नुमाइंदे वहाँ पर बैठे थे, जो प्रतिनिधि बैठे थे, जो नेता बैठे थे, उन लोगों ने जवाब दिया। तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार जिस तरीके की चर्चाएँ चल रही हैं कल से बल्कि परसों से ही जब से दिल्ली में बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ, उसके बाद से बहुत सारी बातचीत हो रही थी। आज इस पूरे मामले पर बातचीत हम लोग करेंगे अनिल सिन्हा सर के साथ। सर बहुत स्वागत है आपका। अनिल सर, आज की जो महागठबंधन की बैठक रही और जिसके उसके बाद जिस तरीके से सभी सभी दलों के नेता एक साथ बैठ करके उन्होंने जवाब दिया, मीडिया से बातचीत किया, कितना अहम है ये? क्योंकि बार-बार एक चीज़ कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं। नो डाउट कि सीएम फेस हैं, उसको तो कांग्रेस ने भी कहीं इनकार नहीं किया है। सीट बँटवारे को लेकर के भी सभी पार्टियों का फिलहाल जो रुझान था, वो बहुत सहज दिखा। वहीं दूसरी तरफ हम एनडीए की बात करें, जीतन राम मांझी खूंटा गाड़े हुए हैं कि नहीं हम इतनी सीटें लेंगे। नीतीश कुमार के लिए नारे लग रहे हैं कि 25 से 30 अब की नीतीश। कैसे देखा जाए इन दोनों गठबंधन की स्थितियों को और इस बैठक को खासकर? देखिए ये जो एक तो समझ लेना चाहिए कि दोनों गठबंधन में एक बुनियादी फर्क ये है कि एक आइडियोलॉजिकल गठबंधन है। ये जो महागठबंधन है, दो तीन चीजें साफ है यहाँ की, जैसे कि सामाजिक न्याय का मामला हो, चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे बिहार के भविष्य के बारे में एक ब्लूप्रिंट का सवाल हो, उसके बारे में उनका एक क्लियर कट विजन है, जो कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर आप कह सकते हैं। इसमें हिचकना नहीं चाहिए कि वामपंथ की तरफ झुका होना कोई बुराई नहीं है, तो इसीलिए वो है। ये एक राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में, मतलब बीजेपी के नेतृत्व में एक संगठन है, जिसके साथ वाले दल भी उन विचारधाराओं, उन बातों में विश्वास नहीं करते हैं जिस पर कि बीजेपी का विश्वास है। जीतन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मतलब ये दो मेजर आप कह सकते हैं, या चिराग पासवान हो, जो जो उनके मेजर एलाइज हैं, वो सिर्फ सोशल इक्वेशन की वजह से उनके साथ है, आइडियोलॉजी में उनके साथ विश्वास नहीं करते। इसीलिए दोनों जो एनडीए का जो स्वरूप है और महागठबंधन का स्वरूप है, उसको समझना चाहिए। और एक बात और समझना चाहिए कि जो महागठबंधन है वो इंडिया गठबंधन से पहले की चीज है, और पहले की चीज है, बल्कि कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए जो जमीन है उसने महागठबंधन ने बनाई, और महागठबंधन एक आइडियोलॉजिकल गठबंधन के रूप में आया, और वही उसी को इंडिया गठबंधन ने बाकी राज्यों में या केंद्र के स्तर पर उसको स्वीकार किया। तो ये एक बुनियादी फर्क है जिसको समझना चाहिए। अब है क्या सवाल, तेजस्वी का मामला है। तेजस्वी नेचुरल लीडर है महागठबंधन के। पिछले बार भी जो महागठबंधन जिसको आप कहते हैं, इंडिया गठबंधन नहीं, महागठबंधन जो बिहार में है, वो गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया, सक्सेसफुल जिसको आप कहते हैं नेतृत्व किया। अगर चुनाव आयोग की बेईमानियों को अगर आप हटा दें तो वो जो है सत्ता में आ चुके थे, और उनका जो उन्होंने जो इशूज बीजेपी के थे उससे आप कहेंगे क्या कि जो उनका जो ये था आधा जमीन था, उससे बाहर उन्होंने खेल का मैदान ही बदल दिया। बेरोजगारी, महंगाई और बिहार का में पलायन, इन चीजों को मुद्दा बनाया। तो ये जो अंतर है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो बहुत मायने रखता है। दूसरा एक और चीज समझना चाहिए कि कोई पार्टी दावेदार नहीं है ये क्या कहते हैं नेतृत्व के लिए। ये नहीं है कि सीपीआईएम कह रहा है हमारा चीफ मिनिस्टर हो, ना कांग्रेस कह रही है कि हमारा ये आदमी चीफ मिनिस्टर हो, ना कोई है। यहाँ पर जीतन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जो भी एलाइज है, उनका मन यही है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो जो उसका मुख्य दल है उसी के विरोध में बाकी लोग हैं, चाहे जेडीयू है, इवन चिराग पासवान भी अंदर से चाहते हैं कि कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जो कम से कम जैसे गिरिराज सिंह को, वो भी नहीं चाहेंगे। वो भी चाहेंगे कोई दलित चीफ मिनिस्टर की बात आए तो उसको समर्थन करें, भले नीतीश से उनका बैर है। तो ये जो फर्क है
ये समझिए। दूसरा एक और है कि बीजेपी में भी, जो बीजेपी नंबर 1 पार्टी है एनडीए की, बीजेपी का भी प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी में भी एक दूसरे के, मतलब कि गिरिराज सिंह को बाकी लोग नहीं चाहते हैं, विजय चौधरी मतलब वो जो है उनके विजय कुमार सिन्हा, उनको भी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, सम्राट चौधरी को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी में भी कोई एक लीडर जो है जिसको कि बीजेपी का फेस करके करना है, बल्कि उनके लिए बेहतर यही है सम्राट चौधरी के लिए कि नीतीश कुमार रह जाए तो रह जाए, लेकिन उनको वो नहीं चाहते कि ये मजबूरी आए कि हम बन जाए इनका क्या कहते हैं इनके साथ विजय सिन्हा को समर्थन करना पड़े। ये अंतर भी समझना चाहिए। मैं एक नाम और छूट गया जो कि एस्पायरेंट रहते हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, वो है उपेंद्र कुशवाहा। तो एनडीए में ढेर सारे एस्पायरेंट्स हैं, तो वो एस्पायरेंट हैं, उनकी क्या हैसियत है। जीतन राम मांझी बन गए चीफ मिनिस्टर, अब क्या दोबारा वो 4, 5 या 7 एमएलए के जरिए कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं अगर बहुत जीत भी गए तो पॉसिबल नहीं है। चिराग पासवान क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पर जो चिराग पासवान के अगर किसी उनकी पार्टी के आदमी से पूछेगा तो वो कहेंगे कि बिहार का नेतृत्व करने के लिए इससे युवा और इससे तेज तर्रार नेतृत्व कौन मिलेगा। तो सब एस्पायरेंट है, ये स्थिति यहाँ नहीं है। क्या यहाँ आइडियोलॉजी से प्रेरित या आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी गठबंधन है, इसलिए यहाँ सीपीआईएमएल में ऐसा नहीं है कि सीपीआईएमएल का नेता को घूम रहा है तो वो अपना नाम ले ही नहीं सकता, सीपीआई का है ले ही नहीं सकता। और आरजेडी में तो निर्विवाद तौर पर ये क्या कहते हैं तेजस्वी इसके नेता हैं ही, उसमें कोई विवाद नहीं। तो ये अंतर है और इसलिए ये एक तरफ ये सिर्फ फुटबॉल चल रही है एनडीए में, दूसरा एक डिमांड जो बार बार रखी जा रही है, मीडिया भी इस नैरेटिव खूब लेके आगे बढ़ रहा है कि तेजस्वी महागठबंधन के सीएम का चेहरा होंगे। सर ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि तेजस्वी स्वीकार्य नेता है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन कांग्रेस हो, आरजेडी हो या इनके साथ बाकी दल, जो गलती हरियाणा के अंदर हुई कि जब वहां पर अनाउंसमेंट की बात होने लगी या जिस तरीके से चुनाव को मोल्ड किया गया तो जाट बनाम अदर्स हो गया, वो गलती बिहार में महागठबंधन नहीं करना चाहता है, इसीलिए उस पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि वहां तेजस्वी है और तेजस्वी को अगर हम अभी से एज अ सीएम फेस अनाउंस करेंगे या आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वहां भी यादव बनाम अदर्स होना शुरू हो जाएगा, खासकर यादव बनाम सवर्ण। हाँ, ये देखिए ये प्रॉब्लम है उनके साथ, और इसीलिए वो हमको नहीं लगता कि सीएम फेस के रूप में उनको करेंगे। और उसमें बल्कि ये उनको एक एडवांटेज और भी है, उनके पास नेताओं की कमी नहीं है। उनके पास जो भी है दल, मान लिया कांग्रेस भी अब जो है आ गई है फ्रे में, मतलब मैदान में आ गई है, उनके पास भी 2-3 नेता, जैसे अभी राजेश कुमार है, वो भी उनका भी दलित नेता के रूप में वो उभर सकते हैं। कन्हैया कुमार है, सवर्णों के बीच में, सवर्ण तो नहीं, वो नेता नहीं, लेकिन उनको जनरल एक्सेप्टेंस युवाओं के बीच में है। तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आरजेडी में तो खैर निश्चित तौर पर तेजस्वी है, लेकिन सीपीआईएमएल है, सीपीआई है, सीपीएम, उनके अपने अपने नेता अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो वो एक कोई ऐसा नहीं पिक्चर देंगे कि एक क्या कहते हैं तेजस्वी उनके नेता है और वही एक नेता उनके पास ऑप्शन है, ये नहीं वो करेंगे। मुझको करना भी नहीं चाहिए। जो आपने हरियाणा की बात बताई, वो उनके साथ खतरा है, उस खतरे को ध्यान रख करके ही करना होगा। और बल्कि देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि पिछले बार के चुनाव में ये जो आपने मुद्दा उठाया वो बहुत जरूरी बात है समझना। सोशल इक्वेशन के हिसाब से आपको याद होगा कि जो सेकंड फेज का सेकंड फेज का इलेक्शन में, मतलब 2 फेज के बाद के जो इलेक्शन हुए उसमें मतदान में जो है पीछे पड़ गई, ये क्या कहते हैं महागठबंधन को वोट कम मिले, इसीलिए कि एक तरह का पोलराइजेशन जो है एंटी यादव पोलराइजेशन होने का के संकेत मिलने लगे, तो उसमें जो है दिक्कत आई। इस बार एक और है, मतलब एडवांटेज है कि मुसलमान जो है वो अब ओवैसी की तरफ नहीं जा रहा है। तो जो चीफ मिनिस्टर वाला पर देखिए जोर देने लगते हैं, इसीलिए इनके यहाँ कौन सा चीफ मिनिस्टर का क्या कहते हैं एनडीए में कब रहा है। कभी देवेंद्र फडणवीस तो नहीं थे उनके चीफ मिनिस्टेरियल फेस, जगह जगह संकेत भरे दिया, लेकिन फेस बना कर तो नहीं कहा कि हम तो शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे, यही कह करके ये लोग आए थे। यहाँ भी यही करने वाले हैं, नीतीश कुमार के
नाम पर चुनाव लड़ेंगे और बाद में कहेंगे कि दूसरा को बना दिया। और मोहन यादव तो कोई फेस नहीं था उनका मध्य प्रदेश में। तो मीडिया, तो जो मीडिया है गोदी मीडिया, वो तो बीजेपी का क्या कहते हैं अगवा दस्ता जिसको बोलते हैं वो है ना। तो इसीलिए वो उसको ऐसे ही सवाल खड़े करेगा जिससे बीजेपी को फायदा होना चाहिए। इससे ये जो सवाल है इससे बचना जो है वो भी महागठबंधन के लिए जरूरी है। उनको लगना चाहिए लोगों को कि तेजस्वी अकेले जो है अकेले नेता नहीं है, आरजेडी अकेली पार्टी नहीं है, बल्कि महागठबंधन एज महागठबंधन बिहार का नेतृत्व करेगा। एक कलेक्टिव लीडरशिप का जो ये क्या कहते हैं उसका स्वरूप जो है, मतलब उसकी छवि ऐसी होनी चाहिए तो कलेक्टिव लीडरशिप वाली हो, ये उनके लिए जरूरी है। और मुझको लगता है कि ये सावधानी वो बरतेंगे। और लोग तो जानते ही है चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ये बनेगा, लेकिन तेजस्वी बनेंगे। लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि तेजस्वी बनेंगे तो तेजस्वी ही जैसे कि आरजेडी के चला रहे हैं वैसे महागठबंधन नहीं चला पाएंगे। ये भरोसा भी दिलाना लोगों को जरूरी है। और ये भरोसा आरजेडी और तेजस्वी को दिलाना है ज्यादा। उनके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है तो वो ऐसा मतलब जो कि दिया है। मुझको लगता है कि तेजस्वी जो पिछली बार महागठबंधन को ले गए तो उन्होंने ये इस तरह की छवि बनाई या इस तरह का दिखाया मतलब चरित्र, जिससे लगता था कि वो कलेक्टिव लीडरशिप में वो उसको बरकरार नहीं रख पाए लोकसभा के चुनाव में। ये बात लोग बोलने में या कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और मनमाने ढंग से लालू जी ने टिकट बांट दिए, ये भी बात ध्यान में रखना है। ये गलती दोबारा नहीं करे। आज भी अभी जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक तरफ तेजस्वी जो है वो मुद्दों की बात कर रहे थे कि कैसे बिहार को अब तक ठगा गया, पिछले 11 साल में मोदी जी ने बिहार को क्या दिया, नीतीश कुमार जी अभी इतने समय से हैं तो क्या दे रहे हैं, उस पर टारगेट कर रहे थे। दूसरी तरफ संगठन की बात हो रही थी। मुकेश सहनी का जब नंबर आया तो उन्होंने सीधे चैलेंज कर दिया कि आप बिहार की बात करिए, पिछले 20 सालों में क्या हासिल हुआ और क्या नहीं हासिल हुआ, आप इस पर ओपन डिबेट कर लीजिए। तो ये जो पूरे जो एक साथ एक मंच पर जब सारी चीजें कवर की गई हैं, बिहार को क्या हासिल हुआ से लेकर के क्या होना चाहिए तक, इसको आप कैसे देख रहे हैं और कितना फायदेमंद देख रहे हैं कि जब एक साथ अलग-अलग लोग, अलग-अलग पार्टियों के लोग बैठ करके बिहार की बात करते हैं और जो सवाल उठाती रही है भाजपा, उसका जवाब देते हैं? नहीं, देखिए ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक तो है क्या कि एक एनडीए तो एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है, डेड गठबंधन है। उसमें वो तो जब अमित शाह चाहते हैं तो एनडीए रिवाइव हो जाती है, और जब वो नहीं चाहते हैं तो एनडीए डिफंक्ट हो जाता है। तो ये जो है उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये महागठबंधन के साथ हो नहीं सकता। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि जो सीपीआई-एमएल है या सीपीआई-एम है या सीपीआई है या जो दूसरे भी घटक हैं कांग्रेस या आरजेडी बिहार में इस तरह से मतलब हाथ उठाओ टाइप का कर सकते हैं? वो नहीं होगा। तो इसीलिए ये दिखाना भी चाहिए। बिहार का मिजाज भी ऐसा है कि लोकतांत्रिक एक जीवंत लोकतंत्र दिखाई देना चाहिए पार्टी में भी और गठबंधन में भी। तो वो उसका फायदा ही होगा अगर ये डाइवर्सिटी दिखाई देती है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन वो जो है व्यक्तिगत स्तर पर नहीं उतरे, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। अब ये दिक्कत तो आ ही गई है कि हर एक जाति अब उनका एस्पायरेशन बढ़ गया है। जैसे मुकेश सहनी का नाम लिया तो निश्चित तौर पर निषादों को अपना वोट है उसकी ताकत का अंदाजा होने लगा है। तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित तौर पर वो एसर्शन उनका हो रहा है, वो अपने को दावेदारी अपनी पेश कर रही है। लेकिन उसका नेतृत्व अभी एक तरह से अवसरवादी है। ये जो जातियों का हर जगह, चाहे यूपी में ले, राजभर का ले, चाहे अपना दल ले, ये सब टाइप की जो पार्टियां हैं वो सब जात के ये को तो का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वो जो है व्यक्तिवादी है, अवसरवादी है उसका नेतृत्व उसको अब जो सामाजिक न्याय की जो नई राजनीति है, समाज जाति जनगणना और ये सब मुद्दे जो आ रहे हैं, इसको आर्टिकुलेट करना, ये जिम्मेदारी भी राहुल गांधी, कांग्रेस, तेजस्वी सबकी है कि वो जो है ये जो एस्पायरेशन है गरीब जातियों का, वंचित जातियों का, उसको आइडियोलॉजिकली कैसे प्लेस करते हैं, उसमें अवसरवाद को कैसे कम करते हैं, वो भी जरूरी है। मुकेश सहनी
चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, लेकिन मुकेश सहनी जो है जो उनकी जाति है, उनके जो समस्याएं हैं, उनके जो इंस्पायरेशन है, उसका नेतृत्व कर सकते हैं, उसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं बेहतर ढंग से, वो मुझको नहीं लगता। मैं इन मामलों में बहुत साफ विचार रखता हूं, क्योंकि ये जो जिस तरह से इधर जाना उधर जाना और सिर्फ एमएलए पाना, अब अभी देखे, अब एक दो लाइन लेता हूं मैं। अब जैसे निषादों का है, निषादों की समस्या क्या है? निषादों के लिए लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गंगा मुक्ति आंदोलन ने, जिसके नेता अनिल प्रकाश जो है वो निषाद नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। और वो जो है जलकर जमींदारी थी 80 किलोमीटर में गंगा में, उससे मुक्त करवाया उनको, क्या कहते हैं, मछुआरों को। लेकिन वहां फिर जो है कहलगांव में थर्मल पावर खुल गया और मछली अब बहुत कम संख्या में है। तो अभी उनके सामने जो नदियों में का जो प्रदूषण है, नदियों का जो ये क्या कहते हैं, ये 1 मिनट, तो वो उससे भी मुक्त कराना उनकी जरूरत है। उन समस्याओं से डॉल्फिन सेंचुरी बन गई है, लेकिन अभी जो हुआ, क्या कहते हैं, वो उसमें बहुत वो हुआ, क्या कहते हैं, उस पर असर हुआ। अभी जो दिक्कतें आई हैं, वो डॉल्फिन मतलब गंगा में जो ये जो महाकुंभ की वजह से उसका भी असर हुआ कि जो प्रदूषण है वो वहां तक पहुंचा, ऐसी रिपोर्ट भी आई। तो ये सारी समस्याओं को जलकरों, मतलब जो मछुआरों की जो समस्या है, उससे कितना लड़ रहे हैं मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी की जो कि जाति सबसे पिछड़ी हुई जाति है मतलब बिहार में, और वो जो है उनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन किसान है, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का सारी समस्या है, उसके लिए कितना लड़ते हैं। बस वो हमारे बच्चे को बना दो, हमको बना दो, तो और ये क्या कहते हैं 2 एमएलए होना चाहिए, 5 एमएलसी होना चाहिए, हम चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये जो है इस टेंडेंसी से भी जो बैकवर्ड मूवमेंट में, पिछड़ों और दलितों के मूवमेंट में ये जो अवसरवाद आया है, इससे भी फाइट करना पड़ेगा। उसको सवर्ण के लोग उनको भागीदारी नहीं देना चाहते, लेकिन अकेले वही समस्या नहीं, उनका जो रिसोर्स छीना जा रहा है इस मौजूदा निजाम में, जो ये क्या कहते हैं, जो नई संस्कृति है, पूंजीवादी संस्कृति, उसमें उसका जो हमला हो रहा है, उससे कैसे लड़ना है, और उनको एक मतलब जागृत, शिक्षित, स्वस्थ ये में कैसे लाना है, ये जरूरत है। तो ये भी जिम्मेदारी है। महागठबंधन के पास खाली बेरोजगारी और पलायन रोकने का मामला नहीं है। बिहार जो है देश में एक ऐसी जगह है जहां पर कि हर तरह की विषमता मिल जाएगी आपको, हर तरह का क्या कहते हैं शोषण मिल जाएगा, मतलब सब सामंतवादी शोषण से लेकर पूंजीवादी शोषण मिल जाएगा, क्या कहते हैं जाति के आधार पर शोषण मिल जाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए महागठबंधन को करना है, और तेजस्वी सक्षम नेता है। लेकिन ये जो मुद्दे सब इनके चक्कर में आप गोदी मीडिया के मत पढ़िए, वो मुद्दे ऐसे उठाएंगे जिसका कि कोई लेना देना नहीं है बिहार की राजनीति से। बिल्कुल, बिहार चुनाव के लिहाज से महागठबंधन की पहली जो बैठक है वो फिलहाल अभी तक तो सफल दिख रही है। अब देखना ये होगा कि आज के इस एजेंडे को कैसे ये लोग जो है वो जमीन पर उतार पाते हैं, और शायद अपनी जीत के लिए आधार मजबूत कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।